अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास है मेटेलिक बॉन्ड। देखिए मेटेलिक बॉन्ड हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, मेटेलिक मींस कि मेटल एटम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब यानी कि मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब मेटेलिक बॉन्ड की हमने डेफिनेशन देख ली। उसके बाद हमें पता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की, अब हम प्रॉपर्टीज़ किसकी देखने जा रहे हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कि जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर अगर हम देखें कि ये भी आपको पता होगा कि जो मेटल्स होती हैं वो हरारत यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कंडक्टेंस किस वजह से होती है, ये हमें पता है कि जो कंडक्टेंस है वो वजह होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी कि जो हमारे पास मेटल्स होती हैं, ठीक है, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसी वजह से वो। अब हम ये कंडक्टेंस किस वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें मेटल्स की, तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी कि ये सख्त होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टफ़ होंगी और उसके अलावा हाईली वेटेड होती हैं। ठीक है, यानी कि वेटेड का मतलब क्या है कि वज़नी होंगी, बहुत ज़्यादा इनका वज़न होता है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ थी। अब हमें पता है कि मिसाल के तौर पर हम क्या लेते हैं, एक मेटल लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक मेटल है। ठीक है, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मेटल है। अब मेटल्स के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर अगर हम देखें कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसके अंदर अगर हम देखें कि हमारे पास उसके अंदर जो शेल होंगे, ठीक है, शेल्स, अब नंबर ऑफ शेल्स, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होती जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। अब वजह क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी के कम होने की वजह ये है। अब हमें पता है कि ये जो मदार होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट होते हैं, ये शेल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं, उनके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की अपने जो शेल हैं, ठीक है, शेल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है। ठीक है, अब शेल के अगर हम क्या करते हैं कि शेल की तादाद को बढ़ाते जाते हैं। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट शेल होगा इसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इस न्यूक्लियस ने इस शेल को मजबूती से पकड़े रखा होगा, ठीक है, होल्ड किया होगा। लेकिन जैसे जैसे अगर हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियस से इनका फासला बढ़ाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, शेल्स का, तो क्या होगा कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाएगी, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, जब इसकी यानी कि हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर लेंगे, यहाँ हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे। ठीक है, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, क्या, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो फोर्स होगी, फोर्स वो डिक्रीज होगी। फोर्स जब डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी कम होती जाती है। अब कैसे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमें वो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो कि किसी भी एटम के बैरूनी मदार से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए रिक्वायर होती है। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होंगे न्यूक्लियस से तो एनर्जी भी हमें कम देनी पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी देंगे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारे पास इस वजह से जो अगर हम देखें कि नेक्स्ट कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी किसी एटम के साथ आज़ादाना तौर पर नहीं जुड़ा होता। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम क्या लेते हैं कि हमारे पास एक है मेटल्स है, ठीक है, उनका साइज़ बहुत बड़ा है। अब ये उसके अंदर क्या होता है कि हमें पता है कि उन उसके हम मुख्तलिफ जो सारे के सारे न्यूक्लियस है वो यहाँ पे ऐसे चार्ज उनके ऊपर मौजूद है, पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होती हैं नेगेटिव चार्ज वाले वो ऐसे ऐसे यहाँ पे उस पॉजिटिव चार्जेस के इर्द गिर्द यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस के इर्द गिर्द सारा का सारा हम ये कह सकते हैं कि एक सी लाइक हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है ना, अब ये क्या है कि न्यूक्लियस क्या है, एक सी के अंदर एक, यानी कि समंदर के अंदर, समंदर किस चीज़,
यानी कि अब जो हमारे पास ये अगर हम देखें कि मेटल एटम्स के जो न्यूक्लिय हैं, ठीक है, इन आज़ाद और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के समंदर के अंदर डूबे हुए हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर डिप किए हुए हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक एटम्स के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड बनाकर उन्हें आपस में जोड़े रखने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक मेटेलिक बॉन्ड है। अब वजह क्या है, वजह ये है, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड कैसे बना कि जब हमारे पास मेटल एटम्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान मोबाइल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो हमारे पास बॉन्ड डेवलप होता है उसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।